अच्छा इसमें देखो, अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली के आगे एक मास को जस्ट इसके साथ लगा के और रख दिया है। ओके, इट इज़ नॉट स्टिक विद इट, मतलब इसको चिपकाया नहीं गया, जस्ट इसके कांटेक्ट में रख के और अब ट्रॉली को आगे ले जा रहे हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अब क्वेश्चन ये कहता है कि कितना मिनिमम फोर्स हम लगाएं कि बॉडी नीचे ना गिरे। ओके, अगर आप अपने हाथ के आगे पेन रखो और हाथ को तेजी से आगे ले जाओ तो यू विल सी कि ये जो, अगर तुम तेजी से आगे ले जा रहे हो तो ये पेन नीचे नहीं गिरेगा। ओके, तो वही चीज़ है ये भी कि इस ट्रॉली को तेजी से आगे ले जा रहे हो और उसके आगे एक बॉडी है। ओके, जो कि इससे अटैच नहीं की गई है, जस्ट इसके कांटेक्ट में रख दी और फिर इसको तेजी से ले गए, तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरती। तो कितना कम से कम फोर्स हम इसमें लगाएं। ठीक है, इसका मतलब कि दिस बॉडी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी, क्योंकि नीचे गिर नहीं रही है ना, इसके साथ में ये अटैच्ड है ना। अटैच का मतलब कि इसके साथ में कांटेक्ट में रहेगी हमेशा। ठीक है, तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका भी होगा, राइट। तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है एक्चुअली, ना तो ये नीचे गिर रही ना इसके रेस्पेक्ट में आगे जा रही, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और इसका सेम होगा। ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे कि अगर ये ए से चल रही है तो ये भी ए से चल रही है ना। अगर ये मान लो नीचे भी आ रही होती तो फिर एक नेट एक्सेलरेशन बन जाता, राइट। बट क्वेश्चन में ये है कि इट शुड नॉट फॉल, इट शुड नॉट फॉल। अब जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही इसका होगा, इसका मतलब कि ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगी, राइट। तो अब इस पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं कि दिस बॉडी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस मास। ठीक, अब ये जैसे ही आ जाए तुम्हारे पास कि भाई ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इट इज नॉट फॉलिंग डाउन, इसका मतलब दिस बॉडी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस मास। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस कर दो। इसका मतलब कि तुम इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो। ओके, मतलब अपना एक मैन यहीं पे खड़ा कर दो इसी के अंदर, और मान लो कि ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है पूरा सिस्टम, तो अब ये मैन भी एक्सेलरेशन ए से चलेगा, और अगर ये एक्सेलरेशन ए से चलेगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। अब ये इसको देखेगा अगर, तो इसे इस पे कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे, तो एक तो लगेगा mg, ये रियल फोर्स। ठीक है, अच्छा इसके कारण ये जो बॉडी है ये नीचे जाने की कोशिश करेगी और जा नहीं पा रही, इसका मतलब कि यहाँ से फ्रिक्शन आ रहा होगा। ठीक है ना, जा नहीं पा रही नीचे, अगर mg है तो इसके कारण इसे नीचे गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिर रही, इसका मतलब कि फ्रिक्शन होगा जो इसे रोक रहा है। और कौन से फोर्स होंगे, तो इनका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा n, है ना, जो ये वाला मास इसको देगा वो n। और कौन सा होगा इसके रेस्पेक्ट में, अब देखो ये तो रियल है, अब इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स आएगा इस पे, और किस डायरेक्शन में आएगा, इससे उल्टा, तो वो सूडो फोर्स इधर होगा ma। ठीक है ना, ये mg रियल फोर्स, फ्रिक्शन रियल फोर्स, यहाँ से इस से एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n, ये भी एक रियल फोर्स। और अब इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो बिकॉज ही इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, सो देयर मस्ट बी अपोजिट फोर्स दैट इज सूडो फोर्स, ये सूडो है। ठीक है, अब क्योंकि ये मास इस मास के रेस्पेक्ट में या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो क्या करना चाहिए, फोर्सेस को बैलेंस। इसका मतलब n इज इक्वल टू ma एंड f इज इक्वल टू mg, राइट। अच्छा, अब फ्रिक्शन कितना होता है, तो हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है म्यू इंटू एन, तो n इक्वल टू एम ए यहाँ डाल देते हैं, तो म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी, तो ए आ जाएगा g बाई म्यू। मतलब कम से कम इतना एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तब ये बॉडी जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। अब पॉइंट याद है कि इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना है, तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब क्योंकि ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में चल नहीं रही है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना। अगर इसका ए है तो एक्चुअली ये भी ए से आगे जा रही होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। और ये मैंने बताया था कि अगर बॉडी आपस में रेस्ट पे होती हैं या सारी एक ही एक्सेलरेशन से चल रही हैं तो फिर हम उसको एक ही मान लेते हैं पूरे मास को। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दिस फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम m प्लस एम इंटू ए, और ए हम ये निकाल चुके हैं, तो ये बन जाएगा m प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये हमारा फोर्स हो गया। कम से कम इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस सिस्टम पे कि ये बॉडी नीचे ना गिरे, ठीक है ना, अदरवाइज द बॉडी विल फॉल डाउन।
ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली, जो सूडो फोर्स पे बेस्ड हमने किया है। अच्छा, अगर मैं इसी को इनर्शियल फ्रेम से करता तो देखो क्या चेंजेस आते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक फ्रेम जो बाहर से खड़े होकर देख रहा है, अब उसको रियल फोर्सेस दिखते हैं, mg दिखता, f दिखता, n दिखता, ये नहीं दिखता। तो अब इसे हटा देते हैं, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में देयर इज नो सूडो फोर्स। ठीक है, अब क्योंकि नीचे तो गिर नहीं रहा, तो ये और ये फोर्स तो अभी भी बराबर होंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम जी, वो तो ये भी बनाएगा। सो F इज इक्वल टू एम जी। अब इसको क्या ये रेस्ट पे दिखेगी बॉडी? नहीं, क्योंकि ये तो आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो अब इसको ये भी आगे जाते हुए दिखेगा विद एन एक्सेलरेशन a, है ना, क्योंकि ये आगे जा रहा है, इसके साथ में बॉडी कांटेक्ट में है, तो ये भी आगे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a। तो दिस मैन कैन सी मोशन इन दिस मैन इज इन दिस मास, है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो इक्वेशन बननी है। अब इसके हिसाब से ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है, तो ये आगे जा रही है। ओके, तो ही विल से कि भाई इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मैं लगाऊंगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो अलोंग एक्स एक्सिस he will say net force is equal to mass into acceleration। now कौन सा फोर्स है जो x एक्सिस में लग रहा है? n, तो this F is n is equal to mass into acceleration। अब एक इक्वेशन इसने ये बनाई, एक ये बनाई, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, ये वाली और ये वाली? इसका मतलब कि फिर से आंसर तो सेम ही आएगा, इक्वेशंस वही बन रही है, एक्सप्लेनेशन चेंज हो रही है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, राइट। सूडो फोर्स जो है या ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस पे अभी और क्वेश्चंस भी लेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखो, अब ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिसमें कि एक बॉडी को हमने वेज पे रखा है। ओके, लाइक दिस, ये एक वेज है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज ए मूवेबल वेज जो मूव कर सकती है, और इसके ऊपर एक ये बॉडी रखी है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं, क्वेश्चन ये है कि इस वेज को हम किस डायरेक्शन में मूव कराएं, इन विच डायरेक्शन द वेज शुड बी मूव्ड एंड विद व्हाट एक्सेलरेशन सच दैट दिस मास स्मॉल m शुड नॉट स्लाइड डाउन द वेज, ठीक है ना। ये जो वेज है, ये जो मास है, ये वेज के ऊपर नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। एक तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि दिस मास शुड रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द वेज, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होना चाहिए, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हम इसे किस डायरेक्शन में चलाएं? तो अब देखो ये इन्होंने दे दिया है कि ये जो मास है वो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसका मतलब कि अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ले लें इस वेज पे, मान लेते हैं देयर इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर इज ऑब्जर्वर ऑन द वेज, ओके, जो वेज के साथ चल रहा है। तो अब आप देखो कि ये अगर इसे देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को ये मास रेस्ट पे दिखेगा, ओके, बिकॉज दिस मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। अच्छा, अब वैसे देखा जाए तो इस मास को नीचे आना चाहिए बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको रोक रहा है, ठीक है। अब इसके फ्रेम में देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि इस वेज को हम किस साइड मूव कराएं और कितना एक्सेलरेशन से मूव कराएं। अच्छा, तो अगर मैं इस वेज को एक्सेलरेट करता हूं और ये ऑब्जर्वर इस वेज के साथ ही है, इसका मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि सूडो फोर्स इस तरीके से लगे इस बॉडी पे कि ये नीचे स्लाइड ना करे। अब मान लेते हैं कि अगर मैं इस वेज को इधर की तरफ एक्सेलरेट कराता हूँ विद सम एक्सेलरेशन a, तो अब ये ऑब्जर्वर इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा m इंटू ए। तो क्या ये इस बॉडी को नीचे जाने से रोकेगा? तो नहीं, क्योंकि इस केस में इस ma का भी कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और वो भी mg sin थीटा के साथ ऐड हो जाएगा, तो इसलिए टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, राइट। तो फिर ये बॉडी रुकेगी नहीं। अगर हम इस फोर्स को, जो सूडो फोर्स है, वो इस साइड लगा देते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि वो फोर्स इसको नीचे जाने से रोक सके। तो इसलिए बेटर ये होगा कि हम इस वेज को इस साइड ले जाने के बजाय इधर ले जाते हैं विद एन एक्सेलरेशन a। अगर मैं इसे इधर ले जाता हूं तो अब ये जो सूडो फोर्स है ma, वो इस साइड ना लग के इधर की तरफ लगेगा ma। और अब आप देख सकते हो कि इस ma का एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सो दिस विल बी ma cos थीटा। और अगर ये फोर्स इसके बराबर हो गया तो फिर ये बॉडी नीचे नहीं जाएगी,
और यही हम चाहते भी हैं। इसका मतलब कि हमारे को वेज को राइट की डायरेक्शन में चलाना है, जिससे सूडो फोर्स इस बॉडी पे लेफ्ट में लगे और उसका एक कंपोनेंट हो जो इस mg sin थीटा को बैलेंस कर दे, जिससे कि बॉडी नीचे ना जाए। इसका मतलब ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से देखो हम a निकाल सकते हैं, इट इज g tan थीटा। तो इतने एक्सेलरेशन से हमें इस वेज को चलाना है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा इस केस में, ठीक। अच्छा, इस केस में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फोर्स exerted by the body on the wedge और by the wedge on the body, मतलब इनके बीच का जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन हम ले नहीं रहे, नहीं तो फिर फ्रिक्शन भी लेना पड़ता है ना। तो अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकाला जाए इस केस में, तो अभी दूसरे वाले जो फोर्सेज हैं वो भी लेते हैं। जैसे इस ma का एक कंपोनेंट तो इधर है, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और वो होगा ma sin थीटा, राइट। अच्छा, ऐसी mg का एक कंपोनेंट यहाँ आता है, तो एक mg का कंपोनेंट इधर भी आएगा और वो कितना होगा, सो दिस विल बी mg cos थीटा। और एक यहाँ से इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, या नॉर्मल फोर्स। तो अब क्योंकि इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है और इधर भी कोई मोशन नहीं है, तो मैं इस फोर्स को भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो n इज इक्वल टू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो यहाँ पे जो n आएगा दिस विल बी ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अब a हम निकाल चुके हैं, g tan थीटा। इसको अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इट इज g tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ठीक है ना। a की जगह g tan थीटा डाल दिया यहाँ पे, और tan थीटा को मैंने sin थीटा बाय cos थीटा कर दिया, जिससे कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। सो n विल बी इक्वल टू mg। अब आप इसका अगर एलसीएम लेते हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस mg cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, है ना। अब आप देखो कि यहाँ से mg कॉमन आएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा mg। सो नाउ द नॉर्मल फोर्स विल बी mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स आएगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना, जब हम इसको चला रहे हैं और ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है जो तुम्हारे को बुक्स में मिलेगा, और उसमें उन्होंने क्या किया है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको एक बॉडी की हेल्प से दिया गया है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें आधा क्वेश्चन तो यही है, ओके। क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक वेज के ऊपर एक मास रखा हुआ है और इस वेज को एक बॉडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ओके, स्ट्रिंग के थ्रू। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना मास होना चाहिए कि ये बॉडी जो है वो नीचे स्लाइड ना करे। सो लेट अस सी दैट क्वेश्चन। तो देखो वो क्वेश्चन ये है कि हमने इस वेज को एक मास के साथ कनेक्ट कर दिया m0 के साथ थ्रू अ स्ट्रिंग विच इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे कितना मास लगाएं जिससे कि जब ये सिस्टम चलेगा तो ये बॉडी इस वेज के ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, ओके। मतलब अगेन दैट द बॉडी शुड रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो अभी हमने किया है, आधा क्वेश्चन तो हम कर चुके कि अगर ये बॉडी इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो इस वेज का एक्सेलरेशन g tan थीटा होना चाहिए, ये जरूरी है। अब क्वेश्चन बस इतना है कि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना मास हमें यहाँ पे लगाना है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखता हूँ, देखो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब ये पूरा मास एक लिया जा सकता है, ओके। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मास m0g, है ना। देखो वैसे तो आप इक्वेशंस भी बना सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो सीधा लिखना हमें आता है। जैसे अगर मान लो ये केस होता तो क्या हम इस केस में डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते। जैसे अगर ये इस तरीके से मान लो ये मास m0 है और ये जो मास है ये कैपिटल M है, अब इसमें मेरे को एक्सेलरेशन लिखना है, तो क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, वी कैन राइट, है ना। हु इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स, क्योंकि इसका जो फोर्स आएगा mg ये तो मोशन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो एक्सेलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक्सेलरेशन कौन बनाएगा, m0g, तो इसलिए एक्सेलरेशन हो रहेगा इस केस में m0g डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना, फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज m0g एंड टोटल मास इज m प्लस m0
यही करते हैं हम। ठीक है, अब यही चीज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि इसमें क्योंकि ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो इसको मैं एक ही मान सकता हूँ। तो ये मास कितना हो गया, ये m प्लस एम हो गया। तो जो मैंने कैपिटल M लिया था उसकी जगह पे m प्लस एम ले लो, तो ये हो जाएगा m प्लस एम। ओके, ये मास m नॉट हैंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये m नॉट हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन क्या बनेगा, तो एक्सेलरेशन इज दिस फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा m प्लस स्मॉल m प्लस m नॉट, नहीं ये आ जाएगा। तो अब मैंने इस सिस्टम का एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख दिया m नॉट g डिवाइडेड बाय m प्लस m नॉट। अच्छा, और a मैं निकाल चुका हूँ पहले, व्हाट वाज a, इट वाज g tan थीटा। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ g tan थीटा, और अब मैं इधर से ये एक जो इक्वेशन आ रही है मेरे पास, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे ये m नॉट मास निकालना है। तो अब आप इसको सॉल्व करके और m नॉट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। बेसिकली देखा जाए तो दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपस में, है ना। जो पहले वाला किया था वो सिर्फ इतना था वेज का, अब इन्होंने दे दिया कि एक मास और लगा दिया हमने, है ना। तो कितना मास हम लगाएं कि एक्सेलरेशन जो बने इस वेज में वो जी टेन थीटा बने, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे रहनी चाहिए वेज के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं जो और थोड़े एक अच्छे लेवल का है, जिससे कि और ये चीज क्लियर होगी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। सो लेट अस सी। अच्छा स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इस टाइप का, कि एक बॉडी के ऊपर जब दूसरी बॉडी रखी होती है और हमारे को इनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो पहले तो मैं वही मेथड ले रहा हूँ जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक 4 kg के ऊपर 2 kg की बॉडी रखी है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, और ग्राउंड को मैंने फ्रिक्शनलेस ले लिया है। एंड लेट अस से यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया मैंने 36 न्यूटन का। ओके, अब मेरे को इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसको दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक बार तो करते हैं इसे इनर्शियल फ्रेम से देख के, जो हमने पहले भी किया था। ओके, और दूसरा फिर हम करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। इसका तरीका देखो क्या होता है। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि मान लो कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फिर कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम का जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा हमारा फोर्स 36 डिवाइडेड बाय मास। मास इज 4 + 2 6, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेट हमने एज्यूम किया है दैट लेट बोथ द मासेस आर मूविंग विद इक्वल एक्सेलरेशन, सो दैट मींस देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द टू मासेस, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो इतना एक्सेलरेशन होगा। फिर हम इसे चेक करते हैं कि क्या ऊपर वाली बॉडी इतने एक्सेलरेशन से चल पाएगी। तो अब मैंने बताया था कि ऊपर वाली बॉडी को कौन चलाता है, तो इनके बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। और वो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा, तो वो फ्रिक्शन आपको पता है म्यू एम जी होता है, म्यू इंटू एन जिसे बोलते हैं। तो म्यू इज 0.5, ठीक है ना। मास ऊपर वाला लेते हैं 2 kg एंड जी इज 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन, राइट। ये फ्रिक्शन है जो ऊपर वाली बॉडी पे लगेगा, और ये इस बॉडी को चलाएगा तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चला सकता है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg will be this force divided by mass which is 2 kg. Now what is force 10 by 2, 5 meter per second square. तो देखो ऊपर वाली बॉडी ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चल सकती है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने एजम्पशन ली थी कि दोनों एक साथ चल रहे हैं विद ए कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये सही है, तो नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि देयर इज अ स्लिपिंग बिटवीन द टू, दोनों के बीच में एक स्लिपिंग हो रही है, ठीक। अब अगर स्लिपिंग होती है तो फिर इसका एक्सेलरेशन अलग होता है, इसका अलग होता है। उस केस में ऊपर वाली जो बॉडी है वो तो ज्यादा से ज्यादा 5 से ही चलती है, तो इसका तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए हम निकाल लेते हैं, और कैसे निकालेंगे, इसको हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस मेक इट सेपरेटली। ये मान लो नीचे वाली बॉडी है हमारी, और इस बॉडी पे एक तो 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक इनके बीच का जो फ्रिक्शन था। ओके, ऊपर वाली बॉडी पे ही जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ होगा जो इसको चला रहा था, और यही फ्रिक्शन जब नीचे वाली बॉडी पे दिखाएंगे तो पीछे की तरफ दिखाएंगे। तो ये फ्रिक्शन एक पीछे की साइड आ जाएगा, एंड दैट इज 10 न्यूटन, और ये मास है 4 kg का। तो अब इस पे अगर मैं नेट एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 36 - 10 डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज 26/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया, है ना। इस टाइप से हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस किए थे, ठीक है।
अब हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि ऊपर वाली बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन आ रहा है 26/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो ये आ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब हम ग्राउंड पे खड़े होकर इनको देख रहे थे, तो इसका मतलब कि हम इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में ये आंसर है, मतलब दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg mass with respect to ground and this is the acceleration of 4 kg mass with respect to ground, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इस आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg with respect to ground is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and acceleration of 4 kg with respect to ground is how much 26/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भी देखो अब ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब हम इसी चीज को एक और तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे बैठ जाते हैं, मतलब अपने ऑब्जर्वर को इस बॉडी पे बैठा दो, मतलब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ 4 kg के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और फिर हम ऊपर वाली बॉडी को कंसीडर करें। तो अब इस वाले मेथड को देखते हैं कि इसे कैसे करना होगा। अच्छा, आप देखो हमारा जो पहला स्टेप है वो वही रहेगा कि पहले हम ये मान लेते हैं कि दोनों एक साथ चल रहे हैं और इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है, अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं और इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना बनेगा, दिस फोर्स 36 डिवाइडेड बाय मास 4 + 2 6, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 4 kg है, इसका मतलब कि एक ऑब्जर्वर यहाँ 4 kg पे बैठा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने एक 4 kg पे एक मैन को बैठाया हुआ है, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वर है, या इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब देखते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों एक साथ चलते 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और अब मुझे चेक करना होता कि क्या ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगी, तो अब मैं क्या करता कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखता। अब अगर ये पूरा सिस्टम चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चल रहा होगा इनके साथ साथ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और अब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब इसके फ्रेम में अगर मैं इसे देखता हूँ तो इस पे एक सूडो फोर्स आएगा, और किस डायरेक्शन में, तो दिस मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सूडो फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। वो सूडो फोर्स कितना होगा, सो दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 6, तो सूडो फोर्स आ जाएगा 6 × 2, दैट मीन्स 12 न्यूटन। तो एक्चुअली अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इस पे एक 12 न्यूटन का सूडो फोर्स लग रहा है, और एक और फोर्स लगेगा। देखो इसके कारण ये बॉडी पीछे जाने की कोशिश करेगी, तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स द बॉडी विल ट्राई टू गो बैकवर्ड। तो एक सूडो फोर्स इसको अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन आ गया, और वो फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो वो भी हमने निकाला था जब μmg किया था, तो ये 10 न्यूटन आ रहा था। तो अब आप देखो कि सूडो फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शन कम है, तो इस सूडो फोर्स के कारण ये बॉडी इस पे स्लिप करेगी पीछे की तरफ, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉडी इसके ऊपर रेस्ट पे नहीं रह सकती। अगर ये बॉडी इस पे रेस्ट पे रहती तो हमारी कंडीशन फिर क्या बननी चाहिए थी कि जो सूडो फोर्स है वो कम होता और मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा होता, क्योंकि सूडो फोर्स जो है ना ये यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स बन गया है जो इस बॉडी को चला रहा है इसके रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी को चलाने वाला फोर्स कौन सा है, ये सूडो फोर्स, तो ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, हमने माना हुआ है कि देयर कॉमन एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं मतलब ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए सूडो फोर्स से, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है और ये कम है। इसका मतलब कि देयर विल बी स्लिपिंग। इसका मतलब कि ये मेरी जो कॉन्सेप्ट था या जो एजम्पशन थी कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये क्या हो गई, ये रॉन्ग हो गई। ओके ना, ये रॉन्ग हो गई। तो फिर अब हम कैसे करें, तो अब तरीका ये होगा कि आप पहले इस नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है क्योंकि सूडो फोर्स बड़ा आ गया है फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब कि स्लिप होगा। ओके, अब हमारे को ये देखना चाहिए
कि ये जो बॉडी है ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगी। देखो पहले नीचे वाले को निकाल रहा हूँ, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को निकालना है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगी। तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसके फ्रेम में हम सारा कुछ देख रहे थे, तो उस पे आ जाते हैं जरा। तो ये 36 न्यूटन। अच्छा, जो फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है वही फ्रिक्शन इस वाली बॉडी पे लेफ्ट में लगेगा, तो ये आ गया हमारा 10 न्यूटन। तो अब आप देखो कि इसका एक्सेलरेशन आ गया मेरा 36 माइनस 10, 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है 4 kg, तो दिस इज 26/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया 4 kg का, और इसको हम कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड से। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, इस वाली बॉडी को कहां से देख रहे थे, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हमने बैठाया हुआ था। तो अब इस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसको अब ले आओ, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे एक चेंज आएगा कि इसमें जो सूडो फोर्स है वो कितना होगा। तो अब आपने ये देख लिया कि नीचे वाली बॉडी का एक्चुअली एक्सेलरेशन ये है 26/4। तो इसकी हेल्प से आप इस पे सूडो फोर्स निकालोगे। पहले वाला सूडो फोर्स जो था वो मैंने निकाला था कि अगर एक्सेलरेशन 6 होता, और लेकिन 6 तो है नहीं, तो कितना है, तो नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ये आ रहा है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं ऊपर वाली बॉडी को देखता हूँ, तो इसका जो सूडो फोर्स है वो 12 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। ये इसका एक्सेलरेशन कितना है 26/4, तो इसका एक्सेलरेशन इस बॉडी को दे देंगे उल्टा और उसे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सूडो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे 26/4 इंटू 2। ओके, दिस इज द सूडो फोर्स एंड हाउ मच इज दिस, सो दिस इज 13 न्यूटन। तो देखो 12 न्यूटन नहीं है, एक्चुअली ये 13 न्यूटन है जो सूडो फोर्स है, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा, 10, जो कि फ्रिक्शन था। अब इन दोनों की हेल्प से हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा 2 kg का, वो आ जाएगा 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास, मास इज 2, सो 3/2 विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब लेकिन पहले कितना आ रहा था, एक्सेलरेशन ऑफ 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अब कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये हमने गलत किया है। तो जरा यहाँ पे एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके जरा सोचो कि क्या ये गलत है कैलकुलेशन, या फिर ये सही है और अभी हमें कुछ और भी करना है। तो जस्ट यू थिंक अबाउट इट। तो सोचा आप लोगों ने कि क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जो था वो था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली देखो फर्क क्या है कि इसका हमने एक्सेलरेशन जो निकाला था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला था, जबकि अभी हम इस बॉडी को कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, इस वाली बॉडी के रिस्पेक्ट से। ओके ना, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है 2 kg का, ये इस 4 kg के रिस्पेक्ट में आया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। सो एक्सेलरेशन ऑफ ये 2 kg है विद रिस्पेक्ट टू 4 kg। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 4 kg। ओके ना। हाँ, अब अगर मैं इसकी हेल्प से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा, तो वो आंसर ये आना चाहिए जो यहाँ पे था, ठीक है। तो अब जरा करके देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। ओके, तो अब इसमें मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 4 kg इज 1.5, ठीक है। अगर मैं इसे वेक्टर में लिखता हूँ तो आई शुड से माइनस आई, वाई माइनस आई। देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ बनेगा। लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस आई लगा दिया है, ठीक है। अब अच्छा, अब तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 4 which is minus 1.5 I is actually acceleration of 2 with respect to ground minus acceleration of 4 with respect to ground। नहीं, ये तो होता है हमारा फार्मूला। acceleration of 2 with respect to 4 is acceleration of 2 minus acceleration of 4 with respect to ground, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ जरा। तो माइनस 1.5 I is equal to acceleration of 2 with respect to ground minus acceleration of 4 with respect to ground, ये तो हम निकाल चुके हैं। 4 kg का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हमने निकाला था वो आया था 26/4।
तो दिस इज 26/4 I। ठीक है ना, इसमें I लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा था इससे, तो ये राइट की तरफ बन रहा है, तो इसमें हमें I लगाना है। अब यहाँ से निकालो जरा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो ये क्या आएगा, इसको हम इधर ले जाते हैं, सो इट इज 26/4 माइनस 1.5I, राइट। अब आप देखो कितना आ गया, 1.5 इंटू 4 6, 26 माइनस 6/4 इट इज 5I मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले भी था ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब भी सेम आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ना, इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से तुम्हारे आंसर चेंज नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये सब जो मैंने किया है यहाँ पे, ये तुम्हारा एक और थोड़ी सी डेप्थ को डेवलप करने के लिए है कि जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो तो देखो कहाँ पे सूडो फोर्स लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, फिर जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है। जब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन को देख रहे थे तो ये दोनों आंसर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गए थे, लेकिन अब इस केस में हमने इस बॉडी को तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा, लेकिन जब इस बॉडी को देखा तो हमने इसके रेस्पेक्ट में चेक किया। ओके तो फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा इस बॉडी का वो इसके रेस्पेक्ट में आएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 4 kg आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम चाहते हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना तो फिर तुम्हारे को ये वाले स्टेप्स और लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ओके इसीलिए फिजिक्स जो होती है वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी टफ होती जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो इस टाइप के क्वेश्चंस करते नहीं है, एक ही तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ओके तो मैं चाहता हूँ कि आप ना डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, जिससे कि आपको डिफरेंट तरीके से फिजिक्स को सोचना आए, ठीक है। तो चलो अभी और क्वेश्चंस भी देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक ट्रक है और ट्रक के ऊपर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 4 kg, ठीक है। और ये इसके जो ओपन एंड है वहां से 2 मीटर पे रखा हुआ है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है दैट फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच ट्रक कैन मूव such that block 4 kg does not slip on 4 kg on the truck। ओके मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे हम एक्सेलरेशन से ट्रक को चला सकते हैं, सच दैट दिस ब्लॉक शुड नॉट स्लाइड और स्लिप ऑन द ट्रक, ठीक है ना, मतलब ये ट्रक के साथ साथ ही चले, ठीक। और दूसरा केस ये दिया हुआ है कि इफ सपोज एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक विल द ब्लॉक 4 kg स्लिप और नॉट ऑन द ट्रक। आपको ये चेक करना है कि क्या ये 4 kg इसके ऊपर ट्रक के ऊपर स्लिप करेगा या नहीं करेगा अगर एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ इफ यस अगर कर रहा है स्लिप तो फिर कितने टाइम बाद ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक, ओके ये भी कैलकुलेट करना है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्रक के ऊपर ये सामान रखा हुआ है कुछ और ये ट्रक चलना शुरू करता है, तो ये सामान कहाँ जाएगा, ये पीछे जाएगा, क्यों जाएगा, अब ट्रक के ही फ्रेम में बैठ जाते हैं, ठीक है ना। मैं ट्रक के ऊपर एक किसी ऑब्जर्वर को ट्रक में ही बैठा दो, ठीक है ना, मतलब मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रक ही मान लो। तो अगर ये ट्रक ही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो अब आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस बॉडी को देखो, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, तो जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करेगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा और जब ये इसे देखेगा तो इस पे इसको रियल फोर्स भी दिखेंगे, सूडो फोर्स भी दिखेगा, इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक। ना व्हाट इज द सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स होता है कि इसका एक्सेलरेशन a, इसे उल्टा दे दो मल्टीप्लाई बाय मास, तो इस पे एक सूडो फोर्स आ रहा है कितना 4a, ठीक है ना, दिस इज द सूडो फोर्स। अच्छा इस सूडो फोर्स के कारण ये ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश करेगा, तो इसे रोकेगा कौन, तो इनके बीच का फ्रिक्शन, वो कहाँ आएगा, तो इस ब्लॉक पे देखें तो फ्रिक्शन यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन कितना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे म्यू mg के बराबर आएगा क्योंकि यहाँ पे mg है ना, और यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कौन देगा, ट्रक का सरफेस देगा, तो दैट इज n, सो n इज इक्वल टू mg, क्योंकि जो ब्लॉक है वो x एक्सिस में चल रहा है, y में तो कोई मोशन है नहीं, तो इसलिए n इज इक्वल टू mg, तो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, तो म्यू इज 0.4, तो 0.4 एंड व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू mg, मास दिया हुआ है 4, सो 4 इंटू जी इज 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 न्यूटन, ठीक है ना। अब ये मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अच्छा अब अगर तुमसे बोला गया है
कि दिस ब्लॉक शुड नॉट स्लिप ऑन दिस, तो फिर क्या होना चाहिए, ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए या फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है इट शुड नॉट स्लिप, मतलब ये इसके ऊपर स्लिप ना करे, मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। तो इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शन या ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है अब सूडो फोर्स जो इसे चलाने की कोशिश कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये ना चले, इसका मतलब फ्रिक्शन इससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि मैं पहले इक्वेट कर देता हूँ उन्हें, है ना, दैट फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 4a। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन, 16 इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ये दोनों बॉडीज जो हैं वो एक साथ चल सकती हैं, राइट ना। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ये ब्लॉक और ये ट्रक दोनों चल सकते हैं, ये स्लिप नहीं करेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो ट्रक के पास हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन 3 है तो फिर क्या होगा, तो अगर 3 है तो फिर तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा, और अगर स्लिप नहीं करेगा तो फिर ये साथ साथ ही चलेंगे, तो फिर नीचे गिरने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो रहेगा, दैट इट विल मूव अलोंग विद द ट्रक, है ना, विदाउट स्लिपिंग, ठीक, एंड इट विल नॉट फॉल, ठीक। हाँ, अब एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि इसको 3 की जगह मैं इसको कर देता हूँ मान लो 8, ठीक है। अब लेट अस से कि पहला पार्ट हमने नहीं किया, ओके, हमें नहीं पता कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ये एक साथ चलते हैं, लेट अस से भी हमें नहीं पता, हमने पहला पार्ट नहीं किया, हमें सीधा ये वाला पार्ट दिया जाए, तो फिर हम इसको अब कैसे चेक करेंगे। तो अब तरीका वही रहेगा कि एक्सेलरेशन ट्रक का कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहीं पे अटैच कर देते हैं, एक मैन को इसी पे बैठा दो। अब ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, तो इसके रिस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना, इसका एक्सेलरेशन इसे दे दो 8 एंड मल्टीप्लाई बाय मास, कितना हो जाएगा 32, है ना, मास इज 4 और ये एक्सेलरेशन इसको दे दिया 32, ठीक है। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम है 16 और ये 32, तो क्या बॉडी रुकेगी, तो नहीं, अब नहीं रुकेगी, अब ये चलना शुरू कर देगी, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है। तो नाउ देयर इज अ स्लिपिंग, ठीक है ना, अब ये स्लिप करेगा, तो कितने एक्सेलरेशन से ये बॉडी चलेगी, तो मैं इसके ऊपर नेट फोर्स अपॉन मास कर देता हूँ, net force upon mass. What is the net force? So it is 32 minus friction, 32 minus friction, और मास कितना है इसका 4। अच्छा, फ्रिक्शन जब ये चल रहा है, हमने प्रूव किया है कि ये चल रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था 16 न्यूटन। सो इट इज 32 माइनस 16 बाई 4, कितना आ गया ये आ गया 32 माइनस 16, 16 बाई 4, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का, किसके रेस्पेक्ट में, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो कि ट्रक में बैठा है। इसका मतलब कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो ये एक्सेलरेशन है किसका, ब्लॉक का, ट्रक के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रक में मैंने अपने ऑब्जर्वर को बैठाया हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ट्रक को लिया हुआ है। तो इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन निकल के आएगा, क्योंकि सूडो फोर्स हम ले चुके हैं, तो फिर जब सूडो फोर्स ले लिया है तो फिर जो एक्सेलरेशन आएगा निकल के वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रक। तो ट्रक के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। अब इसको कितना चलना है, तो 2 मीटर चलना है, तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 2 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, टाइम कितना लगेगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, तो एस एस यू ए टी, तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 0, तो हाफ इंटू ए इज 2, नो सॉरी, ए इज 4 इंटू टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज एस, एस इज 2 मीटर, ओके। तो अब आप देखो यहाँ से टी आ जाएगा 1 सेकेंड, तो इतने टाइम बाद ये जो ब्लॉक है वो ट्रक से नीचे गिर जाएगा, राइट। अच्छा, अब एक पॉइंट और है फिर यहाँ पे कि इन दी मीन टाइम ट्रक कितना चलेगा। तो अब ट्रक का जो डिस्टेंस है वो मैं किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, तो वो निकालना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इस ट्रक को ग्राउंड से देखो, तो अब मैं ट्रक का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ट्रक के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। तो ट्रक का डिस्टेंस निकालना है। अब ट्रक में लगा दो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, u कितना है ट्रक का, 0, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रक का कितना है 8, एंड टाइम जितना इसे लगा था नीचे गिरने में कितना था 1 सेकेंड, सो 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 मीटर। सो इसका मतलब कि द ट्रक विल मूव 4 मीटर और इन द मीन टाइम द ब्लॉक विल फॉल। ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। और ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है अगर हम इसको ट्रक के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ट्रक के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स को चेक कर लो, फ्रिक्शन को चेक कर लो। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, सूडो फोर्स कम है, तो फिर बॉडी जो है वो साथ साथ चलेगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो उसको रिलेटिव मोशन में नहीं आने देगा। ओके, और अगर सूडो फोर्स ज़्यादा है और फ्रिक्शन कम है तो फिर बॉडी पीछे की तरफ स्लिप करेगी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, किस साइड में बॉडी स्लिप करती है, जिधर इस ट्रक का एक्सेलरेशन होगा। अब देखो एक और अच्छी बात बताता हूँ कि और ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अच्छी क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि अगर मान लो ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है तो फिर ये पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग रहा है तो ये पीछे की तरफ स्लिप करेगा। अच्छा, मान लो कि अगर ये रिटार्ड करता, ब्रेक लगा देते, अगर इसमें ब्रेक लग जाते ट्रक में, तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होता, क्या इसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता, तो रिटार्डेशन होता। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे को कि ये जो ट्रक है इसमें ब्रेक लगा दिए गए, तो इसमें जो रिटार्डेशन है वो दिया गया है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो -8 का मतलब है कि जिधर ट्रक जा रहा है उससे उल्टा एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें है ना, रिटार्डेशन है ना, तो माइनस में है। ठीक है, तो अब इस ट्रक का एक्सेलरेशन इधर है, तो अब बताओ सूडो फोर्स कहाँ आएगा, ये सूडो फोर्स अब आगे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो नाउ ये जो डायग्राम है ये उल्टा हो जाएगा, सूडो फोर्स आ जाएगा इधर 32 और फ्रिक्शन लगेगा फिर इधर। ओके, अब फ्रिक्शन कितना है 16, तो क्या होगा, अब ये बॉडी आगे की तरफ स्लिप करेगी। ओके, जब एक्सेलरेशन हो रहा था तो बॉडी पीछे स्लिप कर रही थी क्योंकि सूडो फोर्स पीछे था। अब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, जिधर ट्रक चल रहा है उससे उल्टा एक्सेलरेशन। तो ट्रक का एक्सेलरेशन पीछे है तो इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, आगे। सूडो फोर्स हमेशा उल्टा लगता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, है ना। तो अब इसमें आगे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब ये ज्यादा है तो फिर ये बॉडी अब आगे की तरफ स्लिप करेगी। ऐसा होता भी है जब तुम बस में बैठे हो और जैसी बस चलती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स हमें पीछे की तरफ पुश कर रहा है ना। तुमने फील किया होगा, तो ये सूडो फोर्स ही है जो कि हम फील करते हैं। अच्छा, और मान लो हम खड़े हैं और सडनली बस ने ब्रेक लगा दिए तो हम कैसे जाते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं। ओके, तो वो आगे की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि जब बस ब्रेक लगा रही है तो उसका एक्सेलरेशन पीछे है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर बस का एक्सेलरेशन पीछे है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा एक्सेलरेशन आगे होगा, तो हम पे आगे की तरफ सूडो फोर्स लगता है, तो फिर हम आगे की तरफ जाते हैं, है ना। यू कैन फील दिस फोर्स, मतलब सूडो फोर्स सिर्फ एक फिक्टिशियस फोर्स नहीं है, यू कैन फील दिस फोर्स। कहाँ पे, इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस के अंदर बैठ जाओ, मेट्रो में जाओ, और मेट्रो में जब वो खड़ी है तो तुम भी अपना कुछ मत पकड़ो। अब वो जैसे ही चलेगी तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम एक साथ पीछे जाते हो। और ये फोर्स जो होता है ये तुम अगर एरोप्लेन में फील करो तो और भी ज़्यादा होगा जिस टाइम पे वो टेक ऑफ लेता है, तो इट मूव्स विद वेरी हाई एक्सेलरेशन। तो जब वो स्पीड पकड़ता है, एक्सेलरेशन लेता है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ सूडो फोर्स होता है। ओके ना, तो हम एक साथ पीछे की तरफ जाते हैं, राइट। उस टाइम पे आप आगे को बेंड नहीं कर सकते अपने को, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स पीछे लगता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। और रॉकेट्स में ये और भी ज़्यादा होता है, जब ऊपर जाता है रॉकेट तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन पे उल्टी डायरेक्शन में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा सूडो फोर्स लगता है। ओके, तो यू कैन फील द सूडो फोर्स इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनसाइड द एक्सेलरेटिंग बॉडीज। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी पूरा किया है, राइट। तो अब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स लेते हैं, राइट।